चलो कंडक्टिंग शेल के सवाल करते हैं। सबसे पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्लेट्स में किया था कि सबसे पहले हम दो कंडक्टिंग शेल को कनेक्ट करेंगे और फिर उनको अर्थिंग वाले सवाल करेंगे, बस खत्म। ठीक है। अब अच्छा, उससे पहले मैं आपको पोटेंशियल वगैरह एक बार रिवाइज करा दूं कंडक्टिंग शेल के लिए। तो कंडक्टिंग शेल हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। वैसे तो शेल हम हॉलो को ही कहते हैं, लेकिन ठीक है अपन सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बात कर लूं हॉलो स्फीयर की और फिर मैं बात कर लूं सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, ये हॉलो है, सॉलिड है, दोनों स्फीयर हैं, रेडियस आर है, चार डेंसिटी इसकी सिग्मा हो जाएगी। टोटल चार्ज ही मान लेता अपन, तो इसका टोटल चार्ज क्यू, इसका टोटल चार्ज क्यू, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर। ठीक है। अब दोनों ही कंडक्टिंग है, ये भी चालक है और ये भी चालक है। कंडक्टिंग मतलब चालक, चालाक नहीं चालक, है ना। ओके। और क्या दे रखा है कि ये जो चार्ज क्यू है ये इसके सरफेस पर वितरित है, ये इसके सरफेस पर वितरित है ना। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो चलो कौन बताएगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हॉलो की कि हॉलो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा। सबसे पहले तो अंदर की बात कर लेते हैं। व्हेन आर इज लेस देन आर, व्हेन द व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और पोटेंशियल के क्यू बाई आर सरफेस। ठीक है, ओके। अंदर के लिए ये आ गया फॉर्मूला। अब बाहर के लिए बात कर लेते हैं। बाहर के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब बात कर लेते हैं सॉलिड के लिए। सॉलिड ये हॉलो है ना, और ये है सॉलिड। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके लिए आपको बताना है व्हेन आर इज लेस देन आर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज पोटेंशियल। ये क्यू एक्स अपन आर क्यूब। शाबाश, जीरो होता है पोटेंशियल। देखो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखो, मैंने बताया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। अभी पिछले अपने सवाल ही तुमके हम पढ़ के आए हैं, बताया तो था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। देखो होता क्या है दरअसल में, होता यह है कि हमने चार्ज, तो ये सॉलिड है, हमने चार्ज इसके अंदर डाला, पर प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज चालक के बाहरी सरफेस पर आ जाता है। आप चाहे कितना भी अंदर डालो, लेकिन ये चूंकि चालक है, और चालक का मतलब इसमें चार्ज चल सकता है, तो चार्ज चल के क्या होता है ना, आप अंदर चार्ज डालोगे फिर भी वो बाहर की सरफेस पे ही आ जाएगा, इस तरीके से। और सरफेस अगर यूनिफॉर्म है, अब जैसे कि है यूनिफॉर्म, मतलब आड़ी टेढ़ी सरफेस, ऐसी सरफेस नहीं है कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसी बढ़िया सिमेट्रिकल सरफेस है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सब जगह पूरी सरफेस पर। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो ये तो कुछ स्ट्रक्चर इसके जैसा ही बन गया ना, ये तो हॉलो स्फीयर जैसा ही बन गया। भाई हॉलो स्फीयर का मतलब देखो, यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बात मैंने स्टार्टिंग बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था, कि सरफेस से मतलब नहीं है, सरफेस की ज्योमेट्री से मतलब नहीं है, बात है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज की ज्योमेट्री क्या है। तो यहाँ पे चार्ज की ज्योमेट्री हॉलो स्फीयर जैसी है, और यहाँ पे भी चार्ज की ज्योमेट्री हॉलो स्फीयर जैसी, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो यहाँ पे चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, फॉर्मूले चलेंगे भाई साहब सेम टू सेम। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। इसलिए तो पढ़ाया, अगर सेम टू सेम होता तो पढ़ाते ही क्यों। ठीक है। तो कंडक्टिंग में क्या होता है ना कि कोई भी चार्ज अंदर डालो वो बाहर आ जाएगा, तो जो चार्ज की ज्योमेट्री बनेगी वो हॉलो स्फीयर जैसी ही बनी है। ठीक, नहीं पड़ेगा उसमें, फॉर्मूले ऐसे ही चलेंगे। तो आपको अगर पोटेंशियल लिखना है तो ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ऐसे लिखोगे। अभी हमारे ज्यादा काम पोटेंशियल ही आने वाला है। ठीक, तो अब हम करते हैं सवाल कि मान लो एक कंडक्टिंग शेल है, और एक ए रेडियस की है और दूसरी है
बड़ी रेडियस की थोड़ी, ठीक। चलिए, तो अंदर वाले की रेडियस हम ए ले लेते हैं, बाहर वाले की रेडियस बी ले लेते हैं। अंदर वाले पे चार्ज क्यू ए, बाहर वाले पे चार्ज क्यू बी, ठीक है। ऐसा है इनिशियल सिस्टम। ये दोनों, अब देखो कंडक्टिंग पढ़ रहा है तो सब कुछ कंडक्टर ही है ना, यहाँ पे नॉन कंडक्टर कुछ भी नहीं है, कंडक्टिंग है। और ये बोल ही दिया सॉलिड हो चाहे हॉलो, बात एक ही है, तो वैसे ये हॉलो है, एक के अंदर एक, ठीक। क्यूए है चार्ज, क्यूबी है। अब हमने क्या किया कि भाई दोनों को आपस में कनेक्ट, अब देखो अभी तक तो क्या होगा, इस पे चार्ज क्यूए रहेगा, इस पे चार्ज, पहले मैं इसका आपको वो सिखा देता हूँ। अभी हम सवाल नहीं करते, पहले इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता हूँ, फिर कनेक्शन वाले सवाल करेंगे, है ना। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखना, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो देखना चार्ज कैसे बटेगा, तो ये गोला, गोले के बाहर एक और गोला, ये सेंटर है ना। तो ये बात तो हम समझ गए कि अच्छा, एक आध बातें और सीख लो यार। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी कल कंडक्टिंग की, जैसे जैसे काम आती है मैं बताते रहूं आपको, याद करो। पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर का पोटेंशियल, पूरी सरफेस का पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है कंडक्टर का। एक पूरा कंडक्टर मेटल का रहता है तो वो समविभव पृष्ठ रहते हैं। एक तीसरी प्रॉपर्टी सुनो, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर पर खत्म हो जाती हैं और कंडक्टर से फिर स्टार्ट होती है, मतलब कंडक्टर को आर पार नहीं कर सकती। जैसे मैं बोलूं कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है, मान लो इधर से फील्ड लाइंस थी पहले और उसमें कंडक्टर रख दिया हमने, तो अब क्या होगा, फील्ड लाइंस यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगी। कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस आके खत्म हो जाएंगी और फिर यहाँ से नई फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी। इसका मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, और ये कहीं ना कहीं पहला पॉइंट ही है। कैसे? हमने बोला है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर चली जाती तो कुछ फील्ड इसका मतलब, उसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर ऐसा तो है ही नहीं। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे खत्म हो जाती है और फिर नई शुरू हो जाती है, लेकिन कंडक्टर के अंदर कभी नहीं जा सकती, मतलब कभी भी चालक को आर पार नहीं कर सकती हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर को आर पार नहीं कर सकती हैं, ठीक है भाई। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये बात भी ठीक है। चलिए, अब हमको इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, देखो तो ऐसे मान लेते हैं, देखो कैसे रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं लिख देता हूँ कि देखो ये जो क्यू है, जैसे वहां पे होता था ना, प्लेट होती थी, प्लेट के दोनों साइड हो जाता था, जैसे चार्ज हम क्यू देते थे तो कुछ चार्ज तो इधर चले जाता था और कुछ चार्ज इधर चले जाता था, ऐसा होता था वहां पे प्लेट में। ऐसा ही इस पे होता है, इसमें भी दो सरफेस हैं। अगर आप गौर से देखो तो हर जितनी भी शेल है इसकी दो सरफेस है, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली, एक इधर वाली एक इधर, ऐसे टोटल कितनी सरफेस हो गई इसमें, 4 सरफेस हो गई। अब अगर हम, और एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, चलो खैर, तो अंदर वाले पे हमने क्यूए चार्ज दिया, तो देखना क्या होगा कि इसकी दो सरफेस, एक तो अंदर वाली और एक बाहर वाली, तो अंदर वाले पे चार्ज होगा 0 और बाहर वाले पे चार्ज होगा क्यूए। इसके अपोजिट चार्ज इस वाली सरफेस पे होगा माइनस क्यूए, और सबसे बाहर वाली सरफेस पे चार्ज हो जाएगा क्यूबी प्लस क्यूए। देखो तो टोटल होके कितना बन गया, क्यूबी, ठीक है। अब इसका हम लॉजिक क्या देते हैं, लॉजिक सुनना है ना कि भैया यहाँ पे पहले तो ये सुनो लॉजिक की, यहाँ पे 0 कैसे आया, कहाँ पे, इस अंदर की तरफ 0 कैसे आया, तो सुनना। मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ मैं, ये गॉसियन सरफेस मैंने किसके अंदर बनाई है, ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है वो जो शेल है ना, कंडक्टिंग शेल, उसके अंदर, हाँ कंडक्टिंग शेल के अंदर। जैसे ये जो कंडक्टिंग शेल है, ये जो कंडक्टिंग शेल है ना, ये बहुत पतला है,
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो थिकनेस है इसकी। देखो यहाँ पे इतनी कुछ ना कुछ तो थिकनेस है, तो मैंने इसके अंदर बनाई है, इसके अंदर यहाँ हाँ सर। गॉसियन सरफेस इसके अंदर बनाई है ना। अब गॉसियन सरफेस मैंने इसके अंदर बनाई है, तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जीरो होना चाहिए, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर फ्लक्स, है ना, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर फ्लक्स, ऐसे मान लो ये होता है ना पूरा फॉर्मूला। अब हाँ सर। मैंने बनाई है गॉसियन सरफेस इसके अंदर, मैं लिख ही देता हूँ, ये तो बार बार जाएगा कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाई है वो किसके अंदर बनाई है, मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है वो कंडक्टर के अंदर बनाई है, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब इधर पहला पार्ट तो जीरो आ जाएगा, तो क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है तो इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो जीरो। भाई सेंटर पे अगर कुछ चार्ज होता, मान लो अभी मैं कराऊंगा अगले में, सेंटर पे चार्ज हम क्यू नॉट रख देंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू नॉट आ जाता, भाई नेट जीरो होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है, जीरो आ गया। अब टोटल चार्ज क्यूए था तो यहाँ पे क्यूए आ गया, यहाँ जीरो आ गया तो यहाँ क्यू आ गया। अब वापस हमने गॉसियन सरफेस बनाई कहाँ पे, बाहर वाले उसमें, बाहर वाले शेल में गॉसियन सरफेस बनाई मैंने यहाँ पे, तो हम सेम कार्यक्रम फिर से हुआ, क्योंकि अगर गॉसियन सरफेस बनाई है हमने कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो इससे मैं देख रहा हूँ कि क्यू इन भी क्या आना चाहिए, जीरो, क्या आना चाहिए, क्यू इन जीरो। तो देख लो ना, अंदर नेट चार्ज कितना था इस वाली प्लेट पे, क्यू है, तो इस वाली प्लेट पे भी कितना आना पड़ा, माइनस क्यू है, तभी तो नेट मिलके कितना आएगा, जीरो। जीरो। तो ये लॉजिक रहता है इसका। अरे बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। हाँ सर। तो यहाँ माइनस क्यू ए आ गया, तो फिर टोटल चार्ज क्यू भी था, तो बाहर कितना आना पड़ गया, क्यू बी प्लस क्यू ए। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्फेयर पर, ठीक। अब जैसे हम इसी में दो एक और कर लेते हैं क्या, जैसे मान लो अभी मैंने सेंटर पर भी रख दिया कुछ, सेंटर पर एक चार्ज रख दिया हमने क्यू नॉट। अब बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो भैया चार्ज हमने रख दिया सेंटर पे क्यू नॉट, तो अब वही नेट चार्ज जीरो करते हुए चलना है अंदर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, क्योंकि नेट कितना होना चाहिए जीरो, फिर बाहर वाले पे कितना हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज तो इस स्फीयर पे कितना है क्यू ए। अब बाहर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू ए प्लस क्यू नॉट, जस्ट अपोजिट इसके। कैसे, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो कि हमने गॉसियन सरफेस बनाई तो अंदर टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, जीरो, तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट जीरो हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ के जीरो हो जाएगा। तो बाहर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया, फाइनली आ गया क्यू बी प्लस प्लस क्यू ए प्लस क्यू नॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो अंदर वाला चार्ज है उसका इफेक्ट बाहर पहुंच गया। अच्छा, अभी आप कंडक्टर को और आगे पढ़ेंगे तो आप सीखोगे, वैसे उतना डिटेल में बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कंडक्टर से मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वो तो यहीं खत्म हो गई हैं, तो क्या इसका मतलब इस क्यू नॉट चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं आएगा क्या, इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। फिर आप पूछोगे कैसे आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं खत्म हो गई, फिर इसका इफेक्ट बाहर क्यों आ रहा है। एक्चुअल में वो ऐसे इंड्यूस्ड कर करके ये इस क्यू नॉट को, देखो ये बाहर पहुंच गया क्यू नॉट, देख रहे हो आप, यहाँ पे क्यू नॉट है और यहाँ पहुंच गया, तो बेसिकली अब इसका इफेक्ट, अब ये जो चार्ज है वो पूरे स्फीयर पे बाहर की तरफ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका इफेक्ट बाहर चलेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी बाहर। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसमें इसका योगदान डायरेक्टली नहीं है, पर ऐसे इंड्यूस्ड कर करके इनडायरेक्टली पहुंच जाता है, ठीक, ठीक है, ऐसा रहता है इसमें। खैर इसमें तो खैर बहुत सारी बातें करते ही जाओ है ना, कंडक्टर में अंत ही नहीं है। अपन आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा है ये कि डायग्राम कहाँ गया, कि मान लो ऐसे चार्ज हैं, अंदर क्यू ए है बाहर क्यू बी है, और हमने क्या किया कि दोनों ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई है ना, स्टार्टिंग में तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी मैंने सिखा दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया, किसको, पहले को और दूसरे को, है ना,
चलो कनेक्ट करने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं, पोटेंशियल लिखना सीख ले, जल्दी जल्दी बताओ। पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या होगा? आता ही आपको, करा चुका हूं मैं। पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या होगा? ये कंडक्टिंग शेल है, ये भी कंडक्टिंग शेल है, पॉइंट ए पर। तो चलो करते हैं। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा? तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, खुद स्फीयर की वजह से और बाहर वाले बड़े स्फीयर की वजह से। तो खुद स्फीयर की वजह से आएगा के क्यू ए अपॉन ए, प्लस बाहर वाली की वजह से आएगा के क्यू बी अपॉन बी। बी। ये करा चुका हूं मैं आपको, आपने बोला था हाँ कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ लिया है ना, तो पर एक बार देख लो जल्दी से। वी कितना आ जाएगा? तो अंदर वाली की वजह से आएगा के क्यू ए अपॉन बी, क्योंकि वो पॉइंट बाहर पहुंच गया अब, और बाहर वाले के तो वो सरफेस पे ही, तो के Surface क्यू पे। ए अपन बी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कर चुके हैं। चलिए अब करते हैं एक सवाल। मान लो कि एक स्फीयर है और इस पर चार्ज Q है, स्फीयर पे चार्ज Q है और इसकी त्रिज्या है R। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस स्फीयर को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, हमने इस स्फीयर को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। पहले था Q है ना, पहले चार्ज Q था, अब हमने इस स्फीयर को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ऐसा एक स्फीयर पे चार्ज Q था, अब उसको हमने अर्थिंग कर दी, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग कर दी। तो बताओ अब इस पर नया चार्ज क्या आ जाएगा? अब ये चार्ज तो नहीं रहेगा इस पे, अर्थिंग करने के बाद आपको बताना है कि इस पर नया चार्ज कितना आ जाएगा और अर्थ में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो समझ में आया, न्यू चार्ज ऑन स्फीयर। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट किया है। जब भी किसी कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ हमेशा है जीरो। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज को कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज जीरो। तो जब भी किसी को अर्थिंग करेंगे तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। बात समझ में आई क्या? वैसे ही अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं कि भाई पहले इस पे चार्ज क्यों था, इसके पास कुछ पोटेंशियल भी था, लेकिन अब तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि इस पर की पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो हम इसका नया चार्ज क्या मान ले बताओ? मान लेते हैं कि इसमें अर्थ में x चार्ज चला गया, तो इस पे नया चार्ज कितना आ गया, q माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने कि जब इसको अर्थिंग किया तो अर्थ में x चार्ज चला गया। आपका मन करे तो ये मान लो कि x चार्ज आ गया, जो चाहे वैसे मन कर लो। कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि सीधा ये बोल देते हैं कि अब इस पे नया चार्ज x है। ठीक, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे माना है, क्या माना है ना। बाकी इक्वेशन तो क्या बनेगी मैं बता देता हूँ भैया। अर्थ करने के बाद इसका पोटेंशियल हो जाना चाहिए जीरो। ठीक है भाई, कहाँ पे पोटेंशियल, इसकी सरफेस पर। सरफेस पर पोटेंशियल लिख दो, इसकी क्या हो जाएगी, सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू माइनस एक्स अपॉन आर बराबर क्या आ जाना चाहिए, जीरो। भाई इस पॉइंट को पी मान लो, तो पोटेंशियल एट पी क्या आ जाना चाहिए, जीरो भैया। क्यों? क्योंकि इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इस गोले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, q। मतलब जो ये चार्ज है इस गोले पर, कितना चार्ज आ जाएगा, इस गोले पर चार्ज आ जाएगा q माइनस एक्स। तो q माइनस क्यू बराबर जीरो। जीरो। अब इस पे नेट चार्ज जीरो हो गया। अब वो डिपेंड करेगा, अभी अकेला स्फीयर था, ऐसा मत सोच लेना कि हाँ अर्थ कर देते तो सारा चार्ज जमीन में चला जाता है, ऐसा जरूरी नहीं। वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि यहाँ तो अकेला गोला था, अभी गोले के बाहर भी एक गोला रख दूंगा, फिर इसको अर्थ कर दूंगा, तो ऐसा नहीं सारा चार्ज चले जाएगा। ठीक है, कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हमें तो क्या करना है, जिसको अर्थ करेंगे उस भाई पहले चार्ज अगर उस पर क्यू था तो अब चार्ज कितना हो गया, क्यू माइनस एक्स। एक्स कहाँ गया, एक्स अर्थ में गया, तो इससे एक्स की वैल्यू आ गई कि अर्थ में क्यू चला गया। तो ठीक है भाई, नेट चार्ज अभी कितना आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। और अर्थ में कितना चार्ज फ्लो हो गया, अर्थ में चार्ज फ्लो हो गया Q। एक्स, हाँ सॉरी एक्स चार्ज फ्लो हो गया, जो कि वैल्यू उसकी क्यू आ गई। Q। हाँ। ठीक है, तो टू द अर्थ,
अर्थ में कितना चले गया Q, ऐसे बोलते हैं, अर्थ में चार्ज Q चले गया, Q फ्लो हो गया, और अर्थ से कितना आ गया। अगर मैं बोलूं कि देखो अर्थ में तो Q चला गया, पर अर्थ से कितना आ गया, माइनस अर्थ से माइनस Q चार्ज आ गया, ऐसे भी बोल देते हैं, अर्थ से माइनस Q चार्ज आ गया। समझ गए, इस तरीके से। चलो एक और करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यही वही पुराना वाला स्फीयर था, इस पे चार्ज Q, रेडियस R, लेकिन इस बार क्या है कि इसके सेंटर से 2R डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा है Q। ठीक, अब हमने वही चीज दोबारा कर दी, क्या, इसको हमने कर दिया अर्थ, हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया अर्थ। आपको बताना है फाइंड न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर। इसको अर्थ करने के बाद अब कितना चार्ज आ जाएगा स्फीयर पर, करो। अगर हमने इसको अर्थ कर दिया, इसका मतलब इस पे चार्ज मान लेते हैं कि रह गया Q माइनस एक्स, एक्स चार्ज कहाँ चले गया, अर्थ में चले गया, तो इस पे चार्ज कितना रह गया Q माइनस एक्स। अब क्या करना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर दें, 0। तो भाई पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, तो पोटेंशियल लिखना तो हम सीखा है, कैसे कि इस पर खुद की वजह से तो कितना पोटेंशियल आ गया, खुद की वजह से आ गया KQ माइनस एक्स अपॉन आर प्लस, अब पोटेंशियल लिखना है इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो वो आ जाएगा KQ अपॉन 2R बराबर 0। तो यहाँ पे हमने आंसर देखा कितना आ गया, 3Q/2, मतलब कि अब इस स्फीयर पर चार्ज हो गया Q माइनस 3Q/2, तो कितना आ गया, -Q/2। मतलब अर्थ में कितना चार्ज चले गया बताओ, 3Q/2 चार्ज चले गया अर्थ में, है ना। पहले Q था, 3Q/2 चले गया, बेचारे के पास -Q/2 रह गया अब। हाँ सर, इस तरीके से दोनों चीजें आ गई, इससे अर्थ में कितना चार्ज गया वो भी पता लग गया, और उस पर कितना चार्ज आ गया वो भी पता लग गया। चलिए एक और करते हैं, इस बार क्या करते हैं, एक बार गोले के अंदर गोला ले लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो रेडियस R, 2R, Q 2Q ले लेते हैं, Q माइनस भी ले सकते हैं, चलो प्लस। तो इस बार हमने क्या किया, अंदर वाले को अर्थ कर दिया मान लो। तो पहले का सिचुएशन ये था, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था, और अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने कि भाई क्या हो जाएगा, हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया, अंदर वाले को अर्थ कर दिया, तो अब नया चार्ज क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि इस वाले पर अब ये चार्ज तो नहीं रहेगा, हाँ बाहर वाले पे 2Q ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर वाले को थोड़ा ना छेड़छाड़ किया हमने, बाहर वाले को किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, उस पर जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, होएगा ही मतलब। अब आपको बताना है कि अंदर वाले स्फीयर पर नया चार्ज क्या आ गया, करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो भाई इस पे चार्ज Q था, अर्थ कर दिया, तो अब नया चार्ज मान लेते हैं, इस पे आ गया Q माइनस एक्स। भाई एक्स चार्ज कहाँ गया, एक्स चार्ज अर्थ में गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, इस पॉइंट P का, जिस पॉइंट को हमने अर्थिंग किया है, उस पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए 0। उस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, पूरे सरफेस का ही पोटेंशियल 0 हो गया, वो तो अंदर वाले गोले का ही पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हमने कर दिया 0। अब पोटेंशियल लिखो, तो उस पर खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ माइनस एक्स अपॉन आर, और बाहर वाले चार्ज की वजह से आएगा K2Q अपॉन 2R बराबर 0। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लो। तो भाई क्या करा, इस पे किया, तो x बराबर आ गया +2Q, मतलब 2Q चार्ज चले गया अंदर, मतलब अब गोले पे, अंदर वाले गोले पर नया चार्ज आ जाएगा Q माइनस 2Q माइनस Q, और बाहर तो 2Q ही बचेगा। और अगर इस पर कई बार क्या होता है कि ये नहीं पूछते, कई बार क्या पूछ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेते हैं चार्ज का, कि डिस्ट्रीब्यूशन करके बताओ कि कौन सी प्लेट पर कितना चेंज हो गया कि आ गया, तो कर दो, ठीक है भाई, इनिशियल में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर 0, इस पर Q, इस पर -Q, और इस पर 3Q। इस तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूशन था। अब कितना हो जाएगा देखो, 0
इस पर माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे क्यू। समझ गए? इस बार डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आ गया। तो कई बार वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं कि बताओ कि सबसे बाहर वाली सरफेस जो है, सबसे बाहर वाली सरफेस कौन सी है? ये वाली इस पर कितना चार्ज चेंज आ गया? तो इस पर 2q का चेंज आ गया। पूछ लेते हैं अंदर वाली पे कितना चेंज आ गया, इस तरह से कर लेते हैं वो। ठीक, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस देख के हमें समझ में आना, वहीं देखना पड़ेगा कि अच्छा भाई ऐसा हो जाएगा तो वैसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, पहले ऐसा सिस्टम था, 3 कोसेंट्रिक स्फीयर्स थे, शेल्स थी, इन पर चार्ज अंदर वाले पे q, बाहर 0, सबसे बाहर 2q, बीच वाले को हमने अर्थिंग कर दी। अब जब अर्थिंग कर दी तो उस पर नया चार्ज बताना है। तो वही सेम मेथड, पहले 0 था तो x मान लो इसमें चला गया, तो अब इस पे कितना आ गया? 0 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स। अब इस पॉइंट P का पोटेंशियल आप कर दो 0, तो इस पॉइंट P के पोटेंशियल के लिए आपको सबसे पहले सबसे अंदर वाला, तो सबसे अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ/2R, खुद की वजह से आएगा वो आएगा K माइनस x/2R, और सबसे बाहर वाली की वजह से जो आएगा वो आएगा K2Q/3R बराबर 0। खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 7Q/3 चार्ज जमीन में चला गया, मतलब अब जो स्फेयर है जिसको हमने अर्थ किया था उस पर चार्ज आ गया -7Q/3, क्योंकि 0 था, 0 में से 7Q/3 चला गया। या दिमाग नहीं लगाओ तो सीधा x की वैल्यू यहाँ रख दो जगह पे, तो चार्ज आ गया -7Q/3। तो इस पे क्या है, ये इस सरफेस का चार्ज आया है कि इस सरफेस पर टोटल चार्ज आया है? ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा। ये जो 7Q/3 आया है, ये इस आउटर सरफेस का चार्ज है या पूरी शेल का टोटल चार्ज है? ये शेल का टोटल चार्ज हुआ ना, टोटल चार्ज। हाँ देखो यहाँ पे, देखो इसमें बताओ, तो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना। देखो भाई, पहले कैसा था, इस पे Q था, बाहर 2Q था, हमने अंदर वाली को कर दिया अर्थ, अंदर वाली को अर्थ कर दिया, तो अब नया चार्ज पे Q माइनस एक्स हो गया। x की वैल्यू हमने 2Q निकाली, तो अब जो नया चार्ज माइनस Q लिखा, ठीक है, अब वो बाय डिफॉल्ट और लक बाई चांस बाहर वाली सरफेस पर की भी चार्ज कितना आ गया? -Q, और टोटल चार्ज भी इसका कितना हो गया? -Q। इट डिपेंड्स ना, वैसे जैसे देखो बाहर वाली सरफेस का, ये वाला जो इस वाली सरफेस का चार्ज कितना आ गया? +Q, लेकिन अगर टोटल देखे तो कितना आ गया? 2Q। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल आपसे पूछ रहा है कि उस कि बाहर वाली या अंदर वाली, इसे ऐसे बोलेगा वो कि बाहर वाले शेल, बाहर वाले कोश बोलते हैं शेल को, तो बाहर वाले कोश की बाहरी सतह पर चार्ज कितना होगा? तो बाहर वाले कोश के बाहरी सतह पर चार्ज है +Q, इस केस में बाहर वाले कोश के आंतरिक सतह पर चार्ज है +Q, अंदर वाले कोश के आंतरिक सतह पर चार्ज है Q, बाहरी वाली सतह पर चार्ज है -Q। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा वो सवाल, है ना, कि वो क्या कह रहा है, टोटल चार्ज पूछ रहा है या किसी सतह पर चार्ज पूछ रहा है, तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ मैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपन, है ना। तो कैसे, यहाँ हो जाएगा 0, अंदर अंदर टोटल 0 होना चाहिए, हर गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल 0 होना चाहिए, तो इसके सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल 0, ऐसे तो होगा 0। और यहाँ होगा Q, क्यों? क्योंकि आंतरिक सतह और बाहरी सतह का टोटल चार्ज तो Q ही आएगा। फिर यहाँ आ जाएगा -Q, यहाँ -Q आ गया, तो यहाँ आ जाएगा +Q, यहाँ +Q आ गया, तो यहाँ आ जाएगा -Q, और यहाँ -Q आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 3Q। ये तो हो गया चार्ज कब का? पहले का पहले का। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। हाँ फिर सर। बाद का कर लो, ऐसी कुछ हो जाएगा बाद का भी, है ना। बोलो होएगा क्या? हो ही जाएगा ना, मतलब सिंपल ही है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये करके दिखाऊं। चलिए ये वाला करते हैं। तो ये हो गया अर्थिंग वाले सवाल। तो अर्थिंग वाले सवाल तो आपको आ गए, 1 गोला हो, 2 गोला हो, 3 गोला हो, कितने भी गोले हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। तो पोटेंशियल लिखना आ गया, काम खत्म। अब हम करते हैं कनेक्शन वाले सवाल की। गोले को कनेक्ट कर दिया, अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लो यहाँ है रेडियस r और रेडियस 2r, और अंदर चार्ज था Q और बाहर चार्ज था 2Q।
अब क्या किया, ये तो इनिशियल केस था, अब हमने अंदर वाले स्फीयर को बाहर वाले स्फीयर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो कर देते कनेक्ट, ऐसे यूं इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिंग वायर हो गए, ठीक है। अंदर वाले को बाहर वाले से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब बताना है कि इन पर नए चार्ज क्या हो जाएंगे। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का टोटल तो कंजर्व रहेगा, भाई दोनों को कनेक्ट किया है तो इस पर क्यू था, इस पर 2Q था, तो मिलके तो 3Q ही आएंगे चार्ज। लेकिन हाँ अब सर। इस पे कितना और इस पे कितना हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देख लो, बढ़िया ही, बहुत ही सिंपल होता है सॉल्व करना। भाई चार्ज कितने होंगे हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ निकल के जाएगा वहां पे, कहीं और से तो आएगा नहीं। तो जैसे मान लो कि पहले चार्ज इस पे Q था, ठीक है। अब मान लो हो गया Q माइनस एक्स, एक्स चार्ज कहाँ गया, इधर से इधर चला गया, तो अब इस पे कितना हो गया, पहले 2Q था तो 2Q प्लस एक्स, नए चार्ज आ गए। हाँ सर। अरे यार, बस अब आपको क्या करना है कि अगर दोनों वायर कनेक्ट हैं, भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट कनेक्टेड हैं, तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है कि कंडक्टिंग वायर में चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए क्या लिखोगे, ए पर खुद की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू माइनस एक्स अपॉन आर, और बाहर वाली की वजह से आ जाएगा के 2Q प्लस एक्स अपॉन 2R बराबर पॉइंट बी पर, अब पॉइंट बी बाहर है तो अंदर वाली की वजह से आ जाएगा के क्यू माइनस एक्स अपॉन 2R, और खुद की वजह से भी आ जाएगा के 2Q प्लस एक्स अपॉन 2R। ध्यान से देख लो पोटेंशियल को, अगर पोटेंशियल लिख दिया आपने तो बस आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालो। तो इसमें क्या होगा फाइनली, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा 0 और बाहर वाले पे हो जाएगा 3Q। करना कैसे वो सीख गए क्या, हाँ सर। कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल बराबर कर देने हैं। चलो ये वाला करके दिखाओ, अभी इसमें मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ये आप ही को करना है। पर 3 स्फीयर दे देता हूँ, R 2R 3R, ठीक। और चार्ज देते हैं अपन कुछ भी, इस पे 0 देते हैं, इस पे Q दे देते हैं और इस पे 0 दे देते हैं, ठीक। और अब इसको कनेक्ट करेंगे अपन, तो कनेक्शन किसका करेंगे हम, पहले का आखिरी से, स्टार्टिंग वाले का लास्ट वाले से कनेक्शन करेंगे। मतलब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसको बाईपास करते हुए इससे पहले वाले को आखिरी वाले से कनेक्ट कर दिया। तो अब बताना है नया चार्ज क्या होगा, इस पूरे स्फीयर पर नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको, ठीक है। करो, चलो तो ये कैसे सॉल्व किया हमने देखो, यहाँ पे मान लो x चार्ज बाहर गया तो यहाँ पे कितना हो गया 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स। अब p पॉइंट का पोटेंशियल q पॉइंट का पोटेंशियल हमने बराबर कर दिया, p पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये और q पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये, यहाँ से बराबर किया तो x बराबर निकल के आया q/4। मतलब ये हो गया, नहीं यहाँ पे माइनस निकल के आया होगा कि प्लस आया, तो जल्दी सॉल्व कर लो एक बार। अगर x बराबर आ रहा है प्लस q/4, यानी कि जो अंदर वाला स्फीयर है इस पर चार्ज आ गया प्लस q/4, और नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि x की वैल्यू प्लस है ना, तो यहाँ माइनस ऑफ x है, तो माइनस q/4 और बाहर वाले पे आ गया प्लस q/4। इसका मतलब हमने बोला x चार्ज इधर चला गया, ठीक है भाई, x चार्ज बाहर निकल गया। अब x देख लो कितना आ गया, x आ गया q/4, 0 था, 0 से भी q/4 चले गए तो कितना रह गया, माइनस q/4 चार्ज रह गया, ठीक। चलिए तो हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर्स आर मटेरियल विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्टर ऐसे मेटल होते हैं जिनके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें चल सकते हैं, इसलिए उन्हें कंडक्टर कहते हैं। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है ये अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ रहे हैं, मतलब कंडक्टर के ऊपर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते मतलब एक तरीके से बैटरी बना देते, बैटरी अप्लाई कर देते तो वायर बन जाता और वायर में फिर करंट फ्लो हो जाता। करंट फ्लो कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट दिशा में बहते हैं। मतलब इस केस में तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब चार्ज फ्लो नहीं होते हैं उस कंडीशन में वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह व्यवहार करता है। आप बोलोगे सर अभी तो बात कर रहे थे चार्ज फ्लो हो सकते हैं। हाँ भैया, चार्ज फ्लो हो सकते हैं कंडक्टर में, लेकिन जैसे हमने कोई इस पे चार्ज पटका, क्यू चार्ज क्यू जाके सेट हो गया, अब सेट होने के बाद थोड़े ना फ्लो कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ कीड़े कर दिए हमने कि भैया इसको हमने इससे अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो फिर कुछ फ्लो होगा, फिर सेट हो जाएगा, लेकिन सेट हो जाएगा। करंट में क्या होता है? बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, चलता ही रहता है कार्यक्रम, चलता ही रहता है कार्यक्रम, है ना, वो वाली बात कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, मतलब सम विभव पृष्ठ होते हैं, उनका पोटेंशियल बराबर होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है चार्ज ऑलवेज रेसिड्यू ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या बताता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि जैसे मान लो ये कंडक्टर है, जरूर नहीं गोल हो, कैसा भी हो, अब गोल बन गया वो, कैसा भी कंडक्टर हो, अगर हम इसमें चार्ज डालते हैं, चार्ज क्यू, फिर इसका अभी अभी मैंने बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि अंदर रह जाता है क्यू और बाहर चला जाता है, सॉरी अंदर रहता है जीरो और बाहर चले जाता है क्यू। क्यों होता है ऐसा? उसका लॉजिक मैंने क्या दिया कि हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्योंकि वो कंडक्टर में से पास हो रहा है, तो उसके लिए नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। वही बात ये कह रहा है कि आप उस पर चार्ज डालो। अच्छा हाँ, और एक चीज और पढ़ी थी मैंने अभी, सॉलिड स्फीयर वाली एक बात बताई थी मैंने कि अगर स्फीयर सॉलिड है तब भी अगर आप अंदर कोई चार्ज पटकते हो तो वो चार्ज पूरा बाहर आ जाएगा, बाहरी सरफेस पर आ जाएगा। तभी तो सॉलिड सरफेस के फॉर्मूले कैसे बने थे? सॉलिड सरफेस के फॉर्मूले बने थे जैसे तो उसके जैसे, हॉलो स्फीयर के जैसे। अरे बात समझ में आ रही है हाँ क्या? सर, ठीक है। हाँ सर। और फिर है if there is any cavity inside the conductor having no charge then charge will always reside only on outer। ये वो वाला पॉइंट था जो मैं समझा रहा था। कैविटी है, कैविटी का मतलब यही अंदर से खाली है, तो इसमें कोई चार्ज पटकोगे आप तो चार्ज सारा का सारा बाहर आ जाएगा, अंदर चार्ज जीरो रहेगा। वही ये कह रहा है कि कोई कैविटी है तो आउटर सरफेस पर आया था, आउटर सरफेस मतलब बाहरी सतह। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये बात हमें दो तीनों बता चुके हैं। देखो रिलेट कहाँ से कर रहे हैं इसको? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कब रह सकती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? जब इस पे चलने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़े। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, तो इधर चल रहे हैं तो कोई पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जानते हैं वो कितना होता है, ई डॉट डी आर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर चल ऐसे रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं तो 90 डिग्री तो जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तभी तो हमने कहा समविभव पृष्ठ है। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स नेवर एंटर्स इनटू द कंडक्टर। मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी। अगर इधर से आ रही हैं तो यहाँ खत्म हो जाएंगी फिर शुरू हो जाएंगी, पर इसके अंदर नहीं जाएंगी। तभी तो हम कह रहे हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे गोल सरफेस नहीं है, गोल सरफेस होती तो क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे एकदम बढ़िया सिमेट्रिकल सरफेस है, तो इस पे चार्ज क्यू है, तो जैसे इस पे चार्ज क्यू डाला तो सिग्मा कितना आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई r²। बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब जगह बराबर बराबर सिग्मा आ गया, मतलब चार्ज डेंसिटी आ गई। लेकिन देखो यहाँ पे कैसी सरफेस है? ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस है, तो यहाँ पे हर जगह पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है। चार्ज डेंसिटी अलग होती है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/ROC। ये भी लिख देता हूँ मैं, नहीं लिख रहा ना इसमें, ठीक है। तो सिग्मा होती है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या के। वक्रता त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी सिग्मा उतना कम होगा। वक्रता त्रिज्या ज्यादा का मतलब जितनी फ्लैट सरफेस होगी, सरफेस जितनी फ्लैट होती जाएगी,
उसमें वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। सुना होगा ना, समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है, हाँ सर। समतल दर्पण के लिए हाँ वक्रता वैसे। और आरओसी जितनी कम होती जाएगी वैसे वैसे सिग्मा बढ़ता जाएगा, मतलब जितना शार्प कॉर्नर आता जाएगा वहां पे उतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई सिग्मा की। अब ये बोल रहा है कि ऐसे कोई ऊट पटांग सा कंडक्टर है, तो इसके जस्ट बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं अपन, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ की यहाँ का सिग्मा, सिग्मा सी का मतलब यहाँ का सिग्मा, सिग्मा बी का मतलब यहाँ का सिग्मा, लोकल सिग्मा इसे कहते हैं। भाई कंडक्टर एक ही है लेकिन चार डेंसिटी अलग अलग है। क्यों क्यों ये चार डेंसिटी अलग अलग? उसका कारण वही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए। अब सिमेट्रिकल होती तो चार डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। मैंने बताया भी आपको कि अर्थिंग का मतलब होता है कि पोटेंशियल जीरो कर देना। व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड देन द चार्ज बिकम्स जीरो। ये हमने पहला सवाल किया था, याद करो। हाँ सर। जब हमने पहला सवाल किया था तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर था। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इसके आसपास कोई भी ना हो, जैसे ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला। तो अकेला कंडक्टर था, इसको हमने जैसी अर्थिंग किया, देख लो सारा का सारा चार्ज चले गया, बाद में नेट चार्ज कितना आ गया, जीरो। तो वही कह रहा है वो कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर होता है तो सारा का सारा चार्ज धरती में चला जाता है। वैसे कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड दे विल बी चार्ज, देयर विल बी चार्ज फ्लो टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। कर ली बात हमने कि अगर दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो तो उनका चार्ज फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इलेक्ट्रिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सुनो क्या है, जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है चार्ज, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अब कभी हमने इसकी बात नहीं की, लेकिन ये प्लस चार्ज भी तो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। ये प्लस चार्ज इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं क्योंकि सब प्लस है ना। आड़े टेढ़े सब तरीके से धक्का पड़ रहा है इसको कुल मिला के ऐसे। तो धक्का पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर है ना, तन गई एकदम भयंकर रूप से खिंच गई है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर बताया गया है कि इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कहाँ का, ये तो भैया हमने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मान लिया तो यहाँ पे तो हर जगह सिग्मा सेम होगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट मान लूं आड़ा टेढ़ा, जैसा भी था थोड़ी देर पहले, उल्टा पुल्टा ऐसा 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 कोई, तो भाई यहाँ पे पॉइंट मान लो ए है, यहाँ पे पॉइंट मान लो बी है, तो यहाँ का सिग्मा सिग्मा ए होगा, यहाँ का सिग्मा सिग्मा बी होगा। तो जो प्रेशर आ जाएगा ए पर वो कितना आ जाएगा, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बी पर प्रेशर कितना आ जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा प्रेशर आ जाता है। मतलब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर क्यों आया और क्या कितना आया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, प्रेशर से हम फोर्स निकालने का एक सवाल बनता है कि मान लो कि ऐसे स्फीयर है, स्फीयर के हमने दो टुकड़े आधे आधे कर दिए। ठीक है, वैसे तो चिपके हुए हैं ये, पर दिखाने के लिए आधे आधे कर दिए ना, चिपके ही हुए हैं ये। ठीक है, और ये हमने आधे आधे कर दिए यहाँ से। ठीक, इस पूरे पे चार्ज सिग्मा था, अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। आपको बताना है कि अगर मैंने इसको बीच में से आधा आधा कर दिया इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा इस दूसरे वाले हिस्से पर कितना फोर्स लगाएगा। भाई फोर्स तो लगाएगा क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये हिस्सा इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन कितना, ये हिस्सा इस दूसरे वाले हिस्से पर कितना फोर्स लगाएगा। मैंने बीच में से काट दिया इसको, तो कैसे करें, तो इसको करेंगे हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट से। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एरिया किसका लेते हैं वो ध्यान से देखना। अब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर अपन फोर्स लगा रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये तो ये वाला कितना हो गया, एक तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर रेडियस। इस तरीके से कम पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट, पर ठीक है हमें आने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, समझ गए। हाँ सर।
हाँ सर। लगभग सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, बट ये लिखी हुई है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। सारी प्रॉपर्टी हमने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज कर ली, डिस्कस कर ली, ठीक है। एक आध चीज नहीं जो मैंने यहाँ लिख दी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ROC, बस। बाकी हमने देखो, और ये नहीं थी तो इसको थोड़ा सा हमने यहाँ डिस्कस कर लिया थोड़ा डिटेल में। बाकी 10th पुरानी है, 9th पुरानी, इसके सवाल कर लिए, 8th पुरानी है ना, 6th मैंने बता दी, सब बता दी, ठीक। अब ठीक। अगर थोड़े हायर कॉन्सेप्ट की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट्स में पढ़े रहेंगे, आप पढ़ लेना, बहुत कम काम में आते हैं। जैसे ये, फिर ये और फिर ये, देखो कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, तो आप एक एक पढ़ते जाओ और समझते जाओ। फर्स्ट क्या है, इफ अ चार्ज Q इज कैप्ड इन द कैविटी, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना कैविटी, कैविटी मतलब होता है ये गड्ढा सा, जो देखो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर स्फेयर नहीं है, कुछ भी है, अनसिमेट्रिकल है ये, और ठोस था ये, बीच में से इतनी कैविटी उड़ा दी, इसमें से ये वाली कैविटी हमने उड़ा दिखा गए, गड्ढा कर दिया, होल कर दिया, और यहाँ इसके सेंटर में एक चार्ज रखा है Q, और कहीं नहीं है चार्ज, बस सेंटर में रखा है, पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। वही यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अंदर का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी देखो 2 सरफेस हो गई, ये जो कंडक्टर है इसकी आउटर सरफेस तो हो गई ये वाली, हाँ और सर। इनर सरफेस हो गई ये वाली, ठीक है। देन माइनस Q विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस, देखो अंदर इंड्यूस्ड हो गया माइनस Q, और टोटल चार्ज तो 0 होना चाहिए इस पे, कंडक्टर पे, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं, तो इधर भी Q हो गया, इधर भी माइनस Q हो गया, टोटल हो गया कितना हो गया, 0। अरे अभी हम कर रहे थे ना, जैसे मान लो ये शेल हो गई, हाँ सर। सेल पे तो अपन कोई चार्ज देते नहीं, बस सेंटर पे एक चार्ज रख देते Q, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, Q यहाँ पे और प्लस Q यहाँ पे, वही है बस। पर इन्होंने जनरल केस बताया है कि जरूरी नहीं है उसके लिए सिमेट्रिकल होना, अनसिमेट्रिकल होगी तब भी वैसा ही होगा, ठीक। देखो ये लिख रखा, इट कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग गॉसियन थ्योरम, जो हमने समझा दी है ना। If a charge Q is kept inside the cavity of the conductor and the conductor is given a charge Q, then the minus Q charge will be introduced on the inner surface and the outer surface Q plus Q। भाई बात तो कर ही ली ना। इस बार बोल रहा है कि ये जो सरफेस, ये जो कंडक्टर है, इसको ऑलरेडी हमने प्लस Q चार्ज दे रखा है, भाई अच्छी बात है, और सेंटर पर हमने एक Q चार्ज रख दिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q, इस पे ऑलरेडी Q था, तो बाहर कितना हो जाएगा, Q प्लस Q, ये भी कर रखा है हमने। 3 अब फील्ड की बारी आती है कि ये तो हो गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब फील्ड कैसे आता है, तो मान लो रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू Q विच इज इनसाइड द कैविटी, ये जो अंदर Q चार्ज है इसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड है। सुखैरा हाँ जी, and induced charge on the S1 at any point outside the S like B and C। देखो समझाओ इसमें क्या है कि रिजल्टेंट फील्ड की बात कर रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र किस किस की वजह से, एक तो जो अंदर चार्ज है Q उसकी वजह से, एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द S1, ये जो S1 सरफेस है इस पर कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज है, मतलब कुल मिला के इस गड्ढे के अंदर जो भी चार्ज है, अब वो चाहे अब नेट चार्ज रखा हो चाहे कोई इंड्यूस्ड हुआ हो, अंदर किसी भी चार्ज की वजह से इस गड्ढे के बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे, मैंने बोला अंदर का कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती ही नहीं है ना, हाँ मतलब सर। अंदर वाले का कोई भी इफेक्ट डायरेक्टली नहीं जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, वो आएगा, देखो इंड्यूस्ड होके क्यों बाहर पहुंच गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं है बाहर कोई इसका रिलेशन, ठीक। तो दोबारा सुनो क्या कह रहा है कि गड्ढे के अंदर यानी कैविटी के अंदर चाहे चार्ज हो चाहे इंड्यूस चार्ज हो, दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस गड्ढे के बाहर 0 होगा। अब वो चाहे पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो, अब पॉइंट बी तो वैसे ही कंडक्टर है तो इस पर तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पर सी पर भी 0 होगा, किसकी वजह से,
ध्यान रखना किसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, अंदर वाले गड्ढे के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, वो होगा बाहर वाले चार्जों की वजह से, लेकिन जो अंदर गड्ढे वाले चार्ज है उनकी वजह से जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई वाली? हाँ सर। हाँ कि गड्ढे सर। वाले चार्जों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस गड्ढे के बाद जीरो होगा, ये कह रहा है। अब एक चीज और कह रहा है कि रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू Q प्लस एस ऑन S2 एंड एनी अदर चार्ज आउटसाइड S2। देखो दूसरी बात ये कह रहा है कि इस कंडक्टर के बाहर जितने भी चार्जेज हैं, चाहे वो इसकी बाहर वाली सरफेस हो या और भी कोई चार्ज पड़े हो इधर उधर, उन सभी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस गड्ढे के अंदर जीरो होगा। अरे समझ में आई बात? मतलब गड्ढे का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, गड्ढे के जितने भी चार्जेज है उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर कितना आएगा? जीरो। और बाहर जितने भी चार्जेज हैं उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गड्ढे के अंदर कितना आएगा? जीरो। जीरो। ये है बात बस। ठीक, अच्छी बात है। बाकी आप आगे पढ़ोगे, चलो पढ़ लेते हैं। द रिजल्टेंट फील्ड इन अ चार्ज फ्री कैविटी इन अ क्लोज्ड कंडक्टर इज जीरो। There can be charge outside the conductor and on the surface also. Then also the result is true. No charge will be induced on the. अरे ठीक है ना, मतलब ये कह रहा है कि अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, केवल बाहर चार्ज है Q, तो क्या अंदर इंड्यूस्ड हो सकता है क्या? नहीं। अगर अंदर है तो बाहर इंड्यूस्ड हो जाएगा। देखो दो केस ले रहा हूं मैंने चार्ज प्लस Q लिया यहाँ पे, यहाँ जीरो है और इधर बाहर जीरो है। अब देखना, अब यहाँ पे तो क्या होगा, जब हम इंड्यूस करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ प्लस Q हो जाएगा, यहाँ माइनस Q हो जाएगा और यहाँ प्लस Q आ जाएगा। तो यहाँ का नेट जीरो हो जाएगा, यहाँ का नेट Q हो जाएगा। लेकिन देख लो, अंदर चार्ज है तो बाहर इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन अगर बाहर चार्ज है तो वो बाहर ही पड़ा रहेगा। इसमें अंदर सब जगह चार्ज जीरो आ जाएंगे। मतलब बाहर की वजह से अंदर इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन अंदर की वजह से बाहर इंड्यूस्ड हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ क्यों सर। नहीं हुआ? क्योंकि वो जीरो होना चाहिए ना। अगर अंदर इंड्यूस हो जाता तो वो जीरो कैसे होता? भाई ये बहुत बढ़िया चीज है कि अगर बाहर है तो अंदर इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन अंदर है तो बाहर इंड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर बाहर चार्ज है तो उसका इफेक्ट अंदर किसी भी तरीके से नहीं आएगा, लेकिन अगर केवल अंदर चार्ज है तो उसका इफेक्ट इंड्यूस्ड होके बाहर जा सकता है। यही तो मतलब हुआ। हाँ सर। यही तो कह रहा है इसमें कि अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र इन अ क्लोज्ड कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर क्लोज्ड है, अंदर जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो, और अगर बाहर भी कोई चार्ज है तब भी जीरो होगा। लेकिन अंदर कोई चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड की वजह से आएगा, अंदर वाली की वजह से नहीं आएगा। तो बहुत बढ़िया चीज है ना। तो आगे तो आपने पढ़ ही रखे हैं अब, ठीक है, या पढ़ाऊं? बोलो, मैं पढ़ लोगे? बताओ जैसा सर तुम पढ़ा बोलो। दीजिए। पढ़ा दूं? ठीक है। हाँ सर। अगला पॉइंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटीज इन द कंडक्टर। तो यहाँ तक ये पॉइंट कंप्लीट हो गए, चार्ज इधर उधर कैसे होगा, ये वाले केसेस हो सकते हैं। तो ये वाले केस भाई हमने पढ़ ली कि भाई ऐसे ऐसे केस हो सकते हैं। अब हम अलग चीज पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से कैविटी है। देखो चार केस है यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। देखना हर में कुछ ना कुछ चेंज है। इस वाले में तो है चार्ज इज एट द कॉमन सेंटर, मतलब देखो बाहर ये क्या है, एक शेल बोलते हैं इसको, जिसकी इनर रेडियस कुछ है और आउटर रेडियस कुछ है। मतलब ये देखो, ये जो शेडेड पार्ट है ये तो धातु का बना हुआ है, मतलब ये सॉलिड है। अरे बात समझ में आ रही है? ये जो हाँ सर। शेडेड पार्ट है वो तो हाँ सर। सॉलिड है। ठीक है, अब जो चार्ज है हमने वो एग्जैक्ट चार्ज, इसको देखते हैं केवल, जो चार्ज हमने वो एग्जैक्ट सेंटर में रखा है, एग्जैक्ट सेंटर में रखा है। तो क्या होगा? तो इसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो ऑब्वियस है, माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, और बाहर कितना इंड्यूस्ड होगा? प्लस Q। प्लस क्यू। लेकिन जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो भी यहाँ पे एकदम सिमेट्रिकल चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि दो बातें। क्या? एक तो ये चार्ज वो बिल्कुल एकदम सेंटर में रखा है, और दूसरी बात जो ये कैविटी है वो भी कैसी है? सिमेट्रिकल। तो ये जो सिमेट्रिक। चार्ज इंड्यूस्ड होगा हाँ। वो भी एकदम सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये कह रहा है बस।
देख लो, इसका नीचे टेबल बनी होगी। अच्छा, कितने केस है भाई? 4 नहीं है, 8 केस हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पहला वाला केस हीरा ए है ना, तो S1 पे कैसा आएगा? यूनिफॉर्म, और S2 पे भी कैसा आएगा? यूनिफॉर्म। मतलब S2 अपन देखना भूल गए कि जो बाहर चार्ज गया है यहाँ पे भी कैसा इंड्यूस्ड होगा? बराबर एकदम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो सरफेस यूनिफॉर्म है। ऐसा हो गया, ठीक। आगे देखो, इसमें क्या किया है? इसमें ये सेंटर है, लेकिन चार्ज को इधर शिफ्ट कर दिया है, सेंटर से थोड़ा सा अलग शिफ्ट कर दिया है ना। है ये भी स्फेयर और ये भी स्फेयर, लेकिन यहाँ चार्ज को थोड़ा सा। अब क्या होगा? तो अगर अब इंड्यूस्ड की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा और बाहर प्लस क्यू होगा। चार्ज तो यही इंड्यूस्ड होगा, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा कि, तो अंदर तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे? देखो यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा आ जाएगा भाई, प्लस के पास ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ कम कम आएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अब हमको पता है अंदर कुछ भी मामला हो, बाहर उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता, बाहर का तो अपना अलग मामला रहता है ना। तो बाहर कैसी सरफेस है? बाहर तो यूनिफॉर्म सरफेस है, तो यहाँ तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे बात समझ में आई? देखो आंसर मिला लेते हैं। देखो S1 में कितना आया? अंदर तो आ गया नॉन यूनिफॉर्म और बाहर आ गया यूनिफॉर्म। ठीक, अब इधर देखो, अब सेंटर पे तो है, लेकिन वो तो स्फेरिकल ही नहीं है, तो क्या बात का सेंटर भाई? अंदर की जो कैविटी है वो तो स्फेरिकल ही नहीं है। तो भाई सिंपल है, हाँ यहाँ चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा, यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा, लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, कहीं कुछ कहीं कुछ। यहाँ पे बढ़िया एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, आंसर मिला लो जल्दी से। तो अंदर नॉन यूनिफॉर्म, बाहर फिर से यूनिफॉर्म। ठीक है, अब डी, सी के बाद डी में भी वही आंसर आएगा रे, चेक कर लेते ना तो फिर सीधा डी में भी वही आंसर। ठीक है, अब ई। हाँ, अब ई देखो, ई में देखो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा, यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा। हाँ, लेकिन अंदर यूनिफॉर्म, सॉरी माइनस वाला हो जाएगा, अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि सरफेस यूनिफॉर्म है और चार्ज भी सेंटर पे रखा है, लेकिन बाहर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब तुम देख रहे हो, अब सीख गए ना। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे नहीं रखा है, तो अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अंदर भी कैविटी ऐसी है, बाहर भी ऐसी है, तो अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पे तो सेंटर पे भी नहीं रखा है, तो नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हाँ सर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो आ गया। ठीक, इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप इसके सारे सवाल कर सकते हो, पूरा मॉड्यूल कर सकते हो। ठीक।